यूजुअली आपने देखा होगा कि लोग सजेशंस देते रहते हैं कि इस एज में घर खरीदना चाहिए। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हो तो ऐसे मत खरीदो, पहले इन्वेस्टमेंट करो, एक वेल्थ क्रिएट करो और उसके बाद घर खरीदना। और इन सब कंफ्यूजन्स के बीच में आप कभी भी एक राइट डिसीजंस नहीं ले पाते। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी एक राइट एज है टू बाय योर ओन हाउस और आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब भी हम अपना घर खरीदने की सोचते हैं तो हम सबसे पहले एक बजट क्रिएट करते हैं। बजट क्रिएट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक बजट क्रिएट नहीं करोगे और ओवर बजट का घर परचेज कर लोगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा। साथ में जब भी आप एक ओवर बजट घर ले लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट करता है। अब जब आप बजट बना रहे हो तो आपको एक थंब रूल को फॉलो करना है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। थंब रूल है 5-20-40 रूल, जिसमें 5 है आपकी एनुअल इनकम का 5 टाइम्स आपके घर का बजट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपका जो बजट बन जाता है वो है 50 लाख रुपए। तो अगर आप इंडिविजुअली देखो तो आपका जो घर का बजट हो गया वो हो गया 50 लाख रुपीज। बट आप इसे एज अ फैमिली में काउंट कर सकते हो। आपके फैमिली मेंबर्स में आप हस्बैंड एंड वाइफ हो तो दोनों की एनुअल इनकम काउंट की जा सकती है। अगर दोनों की इनकम 10 लाख रुपीज है तो टोटल बजट बन जाएगा 1 करोड़ रुपीज का। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपका जो घर है उसका बजट आप क्या रखने वाले हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंसीडर करनी है वो है 20 इयर्स टेन्योर। आप जो भी लोन ले रहे हो उसका टेन्योर पीरियड 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा इसका रीजन ये होता है कि अगर वो 20 ईयर क्रॉस कर जाता है तो आपके लिए एक बर्डन सा क्रिएट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की तो थर्ड है 40% आपके मंथली इनकम का EMI में जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस 3 रूल्स को फॉलो कर लेते हो, इन 3 चीजों को फॉलो कर लेते हो तो आप अपने घर को बहुत इजीली परचेज कर पाओगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक बजट क्रिएटिंग रूल हो गया, अभी हमने और भी चीज समझनी है। अब आपने एक रूल सुना होगा 50-30-20 रूल। इसमें आपको हमेशा ये बताया जाता है कि 50% आपको अपने नीड्स पे खर्च करना चाहिए, 30% आपको अपनी वांट्स पे खर्च करना चाहिए और 20% आपको सेव करना चाहिए। तो अगर वो जो 40% EMI का है मंथली इनकम से अगर आप निकालोगे तो आपके नीड्स के लिए ओनली 10% बचा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो आप 40% EMI के लिए दे रहे हो वो तीनों चीजों में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक नीड भी है, वांट भी है और साथ में आपके लिए सेविंग भी है, क्योंकि रियल एस्टेट में भी सेव करना बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लोग ये बोलते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट करो उसके बाद आपको घर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है। अगर आपके पास 20% डाउन पेमेंट नहीं है, क्योंकि बैंक हमेशा आपको पूरा 100% लोन प्रोवाइड नहीं कराती, आपको 20% डाउन पेमेंट देना होता है जो कि इन कैश होता है। तो हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर अभी आपके पास 20% का डाउन पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो इन दैट सिचुएशन आपको अभी स्किप करना चाहिए और उस 20% डाउन पेमेंट इकट्ठा करना चाहिए, उसके बाद ही आपको घर के लिए प्रोसीड करना चाहिए। और अभी जैसे कि हमने जाना कि अगर आप लोन लेते हो तो आप 20 इयर्स के लिए लोन ले रहे हो, आपको टेन्योर आगे इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन आइडियली आपको 20 इयर्स के लिए ही लेना चाहिए। अब मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको हमेशा उसको इंक्रीजिंग कैपेसिटी पर रखना चाहिए और अगर आपका 20 साल का लोन है तो उसको आपको 10 साल में ही खत्म कर देना चाहिए। कैसे? आपकी जो इनकम है अभी के टाइम पर वो 10 इयर्स तक सेम तो नहीं रहेगी, कोई ना कोई चेंजेस इसमें आएंगे और इंक्रीज भी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एवरी ईयर कुछ परसेंट से अपने EMI को इंक्रीज करते हो तो आप अपने लोन को बहुत जल्दी रीपे कर पाओगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है तो आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा बच जाता है। साथ में अगर आप अपना लोन रीपेमेंट कर देते हो जल्दी तो आपका जो मेंटल बर्डन होता है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। और अभी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि लोग बोलते हैं कम एज में कभी भी घर लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप 40 साल के हो और अपनी रिटायरमेंट के बहुत ज्यादा पास हो तो आपको लोन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और साथ में आपके ऊपर बर्डन्स भी बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। जब हम अपनी रिटायरमेंट एज के पास होते हैं ना तो हमें बहुत सारे खर्चे याद आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम जितना अमाउंट हो सकता है उतना अमाउंट सेव करें। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम घर लेते हैं, लोन लेते हैं तो उसका रीपेमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बैंक की अगर मैं बात करूँ तो बैंक की भी मेंटालिटी यही होती है कि आपका जो अर्निंग टाइम है वो काफी ज्यादा कम रह गया है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक्स भी अवॉइड करती हैं लेट टाइम पर आपको लोन देने के।
अगर आप अभी अपने 20s में हो या फिर 30s में हो तो आपके पास अभी काफी ज्यादा टाइम है जब आप अर्न करोगे। और साथ में ऐसा भी होता है कि अगर आप एक यंग एज में लोन लेते हो तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन प्रोवाइड करा देती है। कैसे? अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है या फिर बैंक को आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा लगता है कि अट्रैक्टिव है, इनकम सोर्स अच्छी है या फिर रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो बैंक कम इंटरेस्ट पर भी लोन प्रोवाइड कराती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप एक यंग एज में घर लेते हो तो बैंक्स लोन इजीली दे देती हैं। अब मैं आपको एक और मेजर क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ कि बहुत से लोगों के पास में कैश भी होता है, तो वो सोचते हैं कि हम इस पूरे कैश से घर खरीद लें या फिर लोन लेकर ही घर खरीदें। देखो, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कैश पे घर लेने का ये होता है कि अगर आप कैश पे घर ले रहे हो तो आपका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा बच जाता है। अगर हम लोन पर लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कैश में ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो आपको जो इतना बड़ा अमाउंट होता है वो फंस जाता है और उसमें आपको लिक्विडिटी नहीं मिल पाती। ये मैं एक नेगेटिव पॉइंट मानती हूँ। अब अगर मैं बात करूँ लोन की, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट तो एक ही है कि आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो आपको टैक्स डिडक्शंस मिल जाते हैं। आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। साथ में अगर मैं बात करूँ, आपके पास लिक्विडिटी आ जाती है। जो पैसे आपके पास अभी बच रहे हैं आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी उस पर कमा सकते हो। जब भी हम होम लोन लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम डिक्रीजिंग इंटरेस्ट पर लेते हैं, यानी कि ईयर बाय ईयर आपका जो अमाउंट है वो कम होता जाता है और कम अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगता है। वहीं अगर आप वो सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो तो उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और एक अच्छा खासा आप उससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो पॉजिटिव चीज ये है कि इससे आपको एक अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, अपने फंड्स को मैनेज कर लेते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक तो यही है कि आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। सो आई होप आपको ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप एक घर लेने वाले हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो प्रॉपर्टी रेरा पे रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। प्रायोरिटी में हमेशा आपको रेडी टू मूव घर ही रखने चाहिए, जिससे कि आपको एक मेंटल पीस रहे। अंडर कंस्ट्रक्शन वाले घर जब भी हम लेते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो फ्रॉड ना हो या फिर हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। अगर आप एक प्लॉट ले रहे हो और खुद इसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप एक ऐसा घर ले रहे हो जो बिल्डर ने बना के दिया है तो उसमें आपको प्रायोरिटी हमेशा रेडी टू मूव ही रखनी चाहिए। जब भी आप घर लेते हो तो उसके कॉस्ट के साथ साथ अदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, साथ में जीएसटी हो गए, टैक्सेस हो गए, बहुत सारी लीगल चीजें भी आपको करनी होती है। तो वो सारे कॉस्ट भी आपको हमेशा कंसीडर करने हैं। कभी भी सिर्फ प्रॉपर्टी का अमाउंट देखकर डिसीजन नहीं लेना है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आप एक बजट बना सकते हो, उस बजट के बाद आप उसे कैसे कंसीडर कर सकते हो। देयर इज नो एज लिमिट। आप जब चाहो अपना घर खरीद सकते हो। अपना घर एक मेंटल पीस होता है और एक इमोशन भी होता है, तो जब चाहो आप अपना घर ले सकते हो। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई हमेशा आपको वही ध्यान रखनी है। अगर आप यंग एज में भी हो ना और आप ये सारी चीजों पे टिक लगा देते हो तो आप बिल्कुल रेडी हो टू बाय योर ओन हाउस। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाए। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।